नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं डीएसपी म्यूचुअल फंड का एक मल्टी कैप एनएफओ जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम बाजार में आती है उसको एनएफओ बोलते हैं और उसका एनएवी 10 रुपये होता है। जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम बाजार में आज अवेलेबल हैं वो किसी न किसी दिन एनएफओ के रूप में ही बाजार में आई थी। इस एनएफओ में क्या खास है, किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, कितने साल का टाइम का अगर आपका पैसा हो, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन हो तो ये सूटेबल है, एसआईपी करनी चाहिए या वन टाइम करना चाहिए या एसटीपी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करेगा, इन सारी बातों पर अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं मल्टी कैप फंड को। मल्टी कैप फंड का मतलब होता है जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरीके के कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। 25% पैसा लार्ज कैप में, 25% पैसा मिड कैप में और 25% पैसा स्मॉल कैप में जाता है। और 25% बचा हुआ पैसे पे फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज कैप का मतलब है कि फर्स्ट 100 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो होती हैं उनको लार्ज कैप बोलते हैं। 1012 लेके 250 जो कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप बोलते हैं और 250 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। यह एनएफओ जो है ये मल्टी स्टाइल, मल्टी सेक्टर और मल्टी कैप फंड है। आपको मालूम है कि ऑलरेडी ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ कंपनीज के पास मल्टी कैप कैटेगरी के फंड हैं। तो कौन सा कैप परफॉर्म करेगा, लार्ज कैप करेगा, मिड कैप करेगा या स्मॉल कैप करेगा, यह बता पाना बहुत मुश्किल है और मार्केट को टाइमिंग करना भी बहुत मुश्किल है। इसके साथ ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टमेंट आउट परफॉर्म करेगा या वैल्यू स्टाइल, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। यानी मार्केट को टाइमिंग करना, कैप को आइडेंटिफाई करना, प्रिडिक्ट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको नहीं किया जा सकता, उसमें केवल टाइम, मनी और एनर्जी वेस्टेज की जा सकती है और आपको मालूम है कि यहाँ हर गलती बड़ी कीमत मांगती है। तो इस फंड के अंदर मल्टी स्टाइल है। मल्टी स्टाइल का मतलब क्या हुआ कि ये मल्टी सेक्टर और मल्टी कैप में करेगा। जैसे कि जनवरी 2002 से लेकर के नवंबर 2007 तक ग्रोथ स्टाइल ने आउट परफॉर्म किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो तरीके के स्टाइल होते हैं, ग्रोथ और वैल्यू। ग्रोथ स्टाइल ने आउट परफॉर्म किया। नवंबर 2010 से लेकर के अप्रैल 2015 तक वैल्यू स्टाइल ने आउट परफॉर्म किया और मार्च 2020 से लेकर के नवंबर 2023 तक वापस ग्रोथ स्टाइल ने आउट परफॉर्म किया। अब होता क्या है कि ये अलग अलग सेक्टर और अलग अलग स्टाइल को आउट परफॉर्म करने की वजह से अगर आपने पर्टिकुलर किसी एक स्टाइल में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर रोटेशन चेंज होने की वजह से मल्टी कैप के अंदर ये फ़ायदा होता है कि वैल्यू और ग्रोथ दोनों का आपको मिक्सचर मिल जाता है। दूसरी चीज़, मल्टी सेक्टर के अंदर भी अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। मल्टी सेक्टर का क्या मतलब हुआ, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैप हैं। आप देखेंगे अगर सेमीकंडक्टर कोई भी कंपनी है तो वो केवल स्मॉल कैप में ही अवेलेबल है। इंटरटेनमेंट कोई कंपनी है तो वो केवल स्मॉल कैप में, लार्ज कैप और मिड कैप में ऐसी कंपनी ही नहीं है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो केवल मिड कैप के अंदर ही है, इसके अलावा कंपनी नहीं है। और कुछ कंपनी जैसे ऑटोमोबाइल है तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं है। तो आपको फ़ायदा क्या हुआ मल्टी कैप का? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की तीनों तरीके की कंपनी मिल जाती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसा सेक्टर या ऐसी कोई कंपनी जो लार्ज कैप में नहीं है वो मिड कैप में मिल गई, जो मिड कैप में नहीं है वो स्मॉल कैप में मिल गई, जो स्मॉल कैप में नहीं है वो लार्ज कैप में मिल गई। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो आज का स्मॉल कैप है वो कुछ टाइम बाद मिड कैप हो जाता है, कुछ टाइम बाद लार्ज कैप हो जाता है। ऐसा मिड कैप के साथ भी होता है। तो अमूमन कई बार फंड मैनेजर के पास स्टक कर जाता है, फंड मैनेजर इस पेज में फंस जाता है कि स्मॉल कैप उसने स्टॉक लिया और स्मॉल कैप फंड था, लेकिन वक्त के साथ वो मिड कैप हो गया तो ना चाहते हुए भी उस फंड से एग्जिट करना पड़ता है। तो वो मल्टी कैप के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल कैप से मिड कैप के अंदर 27 ऐसी कंपनियां थी जो कि सिंस 2017 से शिफ्ट हो गई मिड कैप के अंदर। मिड कैप से लार्ज कैप में 13 ऐसी कंपनीज थी जो कि शिफ्ट हो गई, माइग्रेट हो गई। पिछले 17 साल में लार्ज कैप ने 7 बार आउट परफॉर्म किया, मिड कैप ने 3 बार आउट परफॉर्म किया और स्मॉल कैप ने 7 बार आउट परफॉर्म किया। इस स्टॉक के अंदर, इस फंड के अंदर बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन है, यानी सीधा स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच पे काम होगा। डीएसपी मल्टी कैप जो फंड है उसके अंदर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लार्ज कैप में 25 से 50% पैसा,
मिड कैप में 25% मिनिमम रहे ही रहेगा, मैक्सिमम 50%। स्मॉल कैप में भी 25 मिनिमम, मैक्सिमम 50% पैसा जा सकता है। ग्लोबल में जो बचा हुआ 25% पैसा है वो ग्लोबल मार्केट में भी लग सकता है, मिनिमम 0% भी लग सकता है। अब इस फंड के अंदर एसआईपी करनी चाहिए, वन टाइम करना चाहिए, एसटीपी करनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। तो आप देखिए, जब भी मार्केट पीक की तरफ होता है या फ्लैट मार्केट होता है तब एसआईपी का सबसे ज़्यादा फायदा होता है, और ये आंकड़े भी इस बात को प्रूव कर रहे हैं। जैसे 7 जनवरी 2008 से लेकर के 13 अक्टूबर 2010 तक अगर वन टाइम किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो 0% का रिटर्न था, जबकि उसी इन्वेस्टर ने अगर एसआईपी की तो 38% का रिटर्न था। वहीं 10 नवंबर 2010 से लेकर के 28 मार्च 2014 तक अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो 0% का रिटर्न था, लेकिन एसआईपी की तो 13% का रिटर्न था। 24 जनवरी 2018 से लेकर के 17 नवंबर 2020 तक 10% का रिटर्न था अगर एसआईपी की तो, लेकिन अगर वन टाइम किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 0% का रिटर्न था। तो यह फंड, इस डीएसपी फंड हाउस का ऐसा मानना है कि एसआईपी और एसटीपी रूट से करना चाहिए। वन टाइम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो 7 साल या उससे ऊपर का टाइम होराइजन होना चाहिए, ऐसा फंड हाउस का मानना है, फंड मैनेजर का मानना है। अब एसटीपी क्या चीज़ होती है? एसटीपी, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक जगह वन टाइम आपने पैसा पार्क कर दिया किसी भी डेट फंड में, लिक्विड फंड में, और वहाँ से हर महीने आपका जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर एसटीपी के रूप से चला जाएगा। यानी म्यूचुअल फंड से ही दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में जाना, डेट स्कीम से इक्विटी, दैट इज नोन एज एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब एनएफओ पीरियड की मैं बात करता हूं तो 8 जनवरी 2024 से लेकर के 22 जनवरी 2024 तक ये एनएफओ है। इस स्कीम के अंदर इक्विटी टैक्सेशन लगेगा, यानी आज आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर 15% टैक्स लगेगा, चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में आते हो। 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री है, उससे ऊपर के मुनाफे पे 10% टैक्स लगेगा, चाहे आप 20% के टैक्स स्लैब में आ रहे हो, चाहे 30% के स्लैब में आ रहे हो। इस स्कीम में कोई एग्जिट लोड नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इमरजेंसी फंड की तरह यूज करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन से इस स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रिस्कोमीटर की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस प्रेजेंटेशन में कि किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्कोमीटर देखना बहुत ज़रूरी है, और रिस्कोमीटर में वेरी हाई कैटेगरी है, यानी रिस्क के हिसाब से अंतिम पायदान पे है। इसका मतलब ये हुआ इन्वेस्टर के लिए, इसके मायने ये हुए कि यह स्कीम में उतार चढ़ाव काफ़ी रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट में भी, और वोलेटिलिटी रहेगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि मुझे इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है छोटा सा, वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। तो नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल।